जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ चुका है कि टोटल आपका जो सिलेबस है उसका 30% पार्ट उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। उन्होंने मतलब एनसीईआरटी वालों ने। अब कहाँ कहाँ क्या क्या एलिमिनेट किया है ये सारी चीज़ें मैंने ग्रुप के ऊपर पोस्ट की है पीडीएफ फॉर्म में जो उन लोगों ने दी थी। हर चैप्टर से उन्होंने कुछ ना कुछ पार्ट को एलिमिनेट किया हुआ है और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उन लोगों ने एक चैप्टर ही एलिमिनेट कर दिया हो। अब इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है ये दोनों पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा और हम वो टॉपिक के ऊपर के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस में ना भी ले तो चल जाएगा। अभी नुकसान क्या है कि यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सारे एक दूसरे को इंटरलिंक्ड रहते हैं। मतलब आपको कभी कभी ऐसा होगा कि वो एलिमिनेटेड होने के बावजूद भी हमको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो ये हमारा ड्रॉबैक है। मतलब बोलने के लिए ये है कि वो 30% सिलेबस कम हो गया है, लेकिन पढ़ते वक्त हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है कि हम वो चीज़ को एलिमिनेट कर भी दे, स्किप कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ एलिमिनेट हुई है और क्या चीज़ नहीं हुई है। यहाँ पे अगर मैं पूरे सिलेबस को डिस्कस करूँगा तो फिर वो कोई फ़ायदे का नहीं है। अब तक हम लोग आई थिंक रियल अपना पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ चुके हैं। 3 लेसन्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें से क्या एलिमिनेट हुआ है क्या नहीं हुआ है अब उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हाँ, फ़र्क आपको पड़ेगा कब, जब आप लोग उसको पढ़ने के लिए प्रिपरेशन के दौरान पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको वो एलिमिनेटेड टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। बट कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया है। जैसे अभी लास्ट जो लेसन हम लोगों ने लिया था वो लिया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में उन्होंने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पूरा का पूरा टॉपिक एलिमिनेट नहीं किया है, लेकिन उस पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट सम एसएन, ये वाला पार्ट उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। मतलब एसएन तो आपको पढ़ना ही है, सिर्फ आपको उसके ऊपर बेस्ड जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स है वो नहीं करने हैं। तो अभी अभी मैंने ग्रुप पे पोस्ट भी किया है कि इसके ऊपर जो डाउट्स आप लोग पूछ रहे हो 5.3 और 5.4 से रिलेटेड, तो इसके अंदर अगर सम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और वो आपके डाउट्स है तो मैंने आपको वो पढ़ाने चाहिए, वीडियोस में अलग वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वो अननेसेसरी डाउट्स लेके उसमें और टाइम वेस्ट करने में कोई सेंस मुझे नहीं लगता। बट बावजूद इसके अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमको पढ़ना है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोगों ने 4.1 एक्सरसाइज तक का कंटेंट पढ़ लिया था। अब गुड न्यूज़ ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एज सच कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है मतलब हम लोगों को ये लेसन पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इक्वेशंस दैट आर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये एलिमिनेट करना है, लेकिन ये मुझे टाइटल ही समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक मुझे नहीं लगता कि है जो एलिमिनेट हो सकता हो, इसलिए हम लोग इसको पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई क्लैरिटी आती है तब हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैंने बोला था आपको कि इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा फैक्टराइजेशन वाला, आई थिंक वो 4.2 एक्सरसाइज के ऊपर का था, ठीक है। हम लोग अभी 4.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये सीक्वेंसेस में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ करेक्ट है। 4.2 एक्सरसाइज तक का हमने पढ़ लिया था। 4.1 पहला वीडियो में, 4.2 सेकेंड वीडियो में, ये थर्ड वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। तो हम लोग 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे। उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। अब हम लोग दूसरा मेथड देखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है सॉल्व करने के लिए, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर बनता है एक फॉर्मूला। तो वो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज़ करना है और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक्चुअल नेम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो हम अभी जो देखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये मैं आपको जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा। यानी साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो अगले टॉपिक के लिए बेस रहेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि जनरल फॉर्मूला से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। अब ये लेंदी है तो हमने इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है
कि यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करेंगे नहीं, उससे अच्छा डायरेक्ट हम फॉर्मूला मेथड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एंड यानी ही फॉर्मूला मेथड आ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। अब नाम को ख्याल में रखो दिमाग में एंड तक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब हमको स्क्वायर कंप्लीट करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस प्रॉब्लम को। तो कैसे वो देखिए। सबसे पहला मेथड जो रहेगा इसका, यानी पहला स्टेप जो रहेगा इस मेथड का, वो ये रहेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन होता है? a, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म मतलब क्या? जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग टर्म, यानी डिग्री वाला टर्म जो रहेगा दैट इज लीडिंग टर्म। उस लीडिंग टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे आप देख सक रहे हो a इज द कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये हमको हमेशा 1 चाहिए, हमेशा 1 चाहिए, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। अब a का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले हमको ये a को हटाना है। तो a को कैसे हटाओगे? तो इस पूरे इक्वेशन को आपको a से डिवाइड कर देना है। कैसे? तो देखो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a। अब यहाँ से a कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आ सकते हो, ये स्टेप को स्किप कर सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे होता है। ओके, तो ये आ गई पहली स्टेप उस मेथड की कि हमने यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट देखो अभी 1 आ गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हमने वो गायब किया बाय डिवाइडिंग दी होल इक्वेशन विथ दी लीडिंग कोएफिशिएंट, उससे हमने डिवाइड करके उसको हटा दिया। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप रिक्वायर्ड ये है कि इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में चाहिए, तो आप इसको राइट हैंड साइड में लेकर आओ। तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। तो ये कांस्टेंट टर्म जो था वो मूव करके आ गया यहाँ पर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में, हो गया। तो दैट वाज सेकेंड स्टेप। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ एरो करके, दिस इज फर्स्ट स्टेप, एरो करके ये आ गया आपका सेकेंड स्टेप। अब फिर से दिमाग में बात परफेक्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमको उसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना है, बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा रहता है? जैसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर है तो आप इसको कैसा लिख सकते हो? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर जब है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे डिग्री 2 आ रहा है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर तब आएगा जब टोटल 3 टर्म्स आएगी और इस पैटर्न में वो दिखेगी, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, बीच में 2ab। तो मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। यहाँ पे मिनिमम कितनी टर्म्स है देख लो, 2 टर्म्स, जिसमें स्क्वायर वाली एक टर्म है, ये बीच वाली टर्म होगी शायद, और तीसरी स्क्वायर वाली टर्म हमको चाहिए, डालना है वहाँ पे, तो दैट इज कंसिडर्ड एज थर्ड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या रहेगा? थर्ड टर्म हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, थर्ड टर्म। इसके लिए एक फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। थर्ड टर्म में आपको डालना है हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ये हमको थर्ड टर्म में लेना है। अब इस इक्वेशन को देखो ज़रा, यहाँ पे मैं हाफ ले लेता हूँ। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? यहाँ पे x कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर। ये x स्क्वायर है तो इसको नहीं देखना, इसको देखना। तो इस x का कोएफिशिएंट कौन है? b बाई ए। इसका क्या करना है हमको? स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, ये हमको लेना है थर्ड टर्म ऐड करने के लिए। तो ये ले लिया, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x वाज b बाई ए, तो यहाँ पे ले लिया। अब ये आपको ऐड करना है इस इक्वेशन में, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इस इक्वेशन में आपको ऐड करना है। अब ऐड करना है मतलब एक साइड करोगे तो दूसरे साइड भी करना ही पड़ेगा, तो बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस
ये आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब इसको मैं b/2a होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। b 1 जार b, 2 इंटू ए 2a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐड कर दिया, अभी यहाँ पे ऐड करता हूँ -c/a प्लस b/2a होल स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड ऐड किया, उससे ये कट जाएगा, तो ये जैसे का वैसा बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन हमको ये बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब ये बन गया, दिस कैन बी रीड एज a² प्लस 2ab प्लस b²। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर कैसे आप बोल रहे हो कि ये 2ab दिख रहा है आपको? तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। ये आएगा हर बार, अगर इसमें आ रहा है मतलब सभी में आएगा, क्योंकि हम जनरल फॉर्म स्टडी कर रहे हैं। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आने के बाद क्या करना है बताता हूँ, पहले समझ लो ये 2ab कैसे है। देखो आप इसको a कंसिडर करो, इसको b कंसिडर करो, तो हमको 2ab चाहिए। अब यहाँ मत देखो, सिर्फ यहाँ पे लिखो a², यहाँ पे लिखो b², यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू a इंटू b क्या है 2b/2a। अब चलो चेक करते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है क्या। ये देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा b/a इंटू x। आ गया। तो ये ऑलरेडी a² प्लस 2ab प्लस b² है। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर, ऐसा। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ। अब ये पूरा मिटा रहा हूँ, आपको इसका कोई काम नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आओगे, ये हटा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से क्या लिखोगे, a व्हाट इज a x प्लस b व्हाट इज b b/2a होल स्क्वायर। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर एक साइड में। अब इसको सॉल्व करना है, तो -c/a तो रहेगा ही रहेगा, इसको अभी आपको सॉल्व करना है स्क्वायर करके। तो b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a²। आ गया, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर डाला, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। बट पूरा टाइटल अगर देखो तो क्या क्या दिख रहा है उसमें, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो कर डाली, बट सॉल्यूशन निकला क्या, सॉल्व हुआ क्या वो इक्वेशन? नहीं। क्यों नहीं निकला, कैसे पता चला? जब तक आपको x का वैल्यू नहीं पता चलता वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से। आप इसको इधर स्विच करोगे तभी आएगा, बट ये तभी जाएगा जब यहाँ से स्क्वायर गायब होगा। स्क्वायर गायब तभी होगा जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे। तो पहले हम लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है, बाद में स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप एक्स्ट्रा क्यों हो रही है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना बाकी है। अब ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहाँ पे 4a² है, यहाँ पे a है, तो एलसीएम कितना आता है 4a²। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 4 और a की। तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस, तो पहले से ही है 4a हमने डाल दिया, c पहले से ही है, तो यहाँ 4a डाला, तो ये क्या बन जाएगा 4a² प्लस b²/4a²। आ गया। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो ले लो 4a²। यहाँ पे रहेगा -4ac प्लस b², मैं उल्टा लिखता हूँ b² माइनस 4ac, ऐसा लिखते हैं। और यहाँ पे जैसा था वैसे ही है, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। चलिए अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हो क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लगी, क्योंकि हमको सिंप्लीफाई करना था। ओके, चलिए यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो कैसे होगा, स्क्वायर रूट ले लो, इसको ऐसे करते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो तो गायब हो जाएगा स्क्वायर उसका, तो x प्लस b/2a आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है तो ये तो सब्ट्रैक्शन है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो ये अंदर ही रहेगा b² माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, a² का कितना आता है a। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा प्लस माइनस एक साइड में लो, आप तो इधर लो नहीं तो इधर लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ x² = 9 है, तो मैं x का वैल्यू क्या लूँगा, 3 लूँगा या -3 लूँगा, तो मैं दोनों लूँगा +-3। वाई, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी स्क्वायर 9 ही होता है। तो हमको नहीं पता 9 किसका स्क्वायर था, +3 का था या -3 का, तो हमने दोनों ऑप्शन सिलेक्ट किए। समझ में आ रहा है। हाँ, कभी कभी जब फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो फिजिकल क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं, बट लेते वक्त दोनों लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। तो आप ये हमेशा ख्याल रखो कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसी लेसन में नहीं कहीं पर भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो लेफ्ट या राइट साइड में +- दोनों लिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे x का वैल्यू पता करना है,
तो ये b/2a उधर शिफ्ट करो, तो x इज इक्वल्स टू रहेगा प्लस का हो जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 2a, तो आप उसको कॉमन ले लो, तो ये आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पे दो केसेस आएंगे, पहला आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या दूसरे केस में आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस, पहले प्लस लिखा अब लेंगे माइनस, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमारे पास में दो आंसर्स आते हैं, एक बार प्लस करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, दूसरी बार माइनस करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू अलग आएगी। इस तरह से होता है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हो। तो अगले मेथड में हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहीं पे वैल्यूज पुट करना है और आगे सॉल्व करना है, तो आपको ये दो आंसर्स फटाक से मिल जाएंगे। तो इतना ही है। अब मुझे आप बताओ कि सॉल्व करते हो यहाँ से आके पूरा ऐसा सॉल्व करोगे, यहाँ से आके पूरा ऐसा सॉल्व करोगे, या डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे? बोले सर डायरेक्ट यहाँ पे, इतना क्यों करेंगे हम? बट अगर बोला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो तो इसी से करना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य जी ने जब ये फॉर्मूला बनाया होगा तो उन्होंने भी यही करके प्रूफ किया होगा। ये प्रूफ है फॉर्मूले का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज अ प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला, राइट। बट जब बोला है तो आपको इससे करना ही पड़ेगा। आप, मैं जानता हूँ ये एक स्टेप में नहीं समझता है, तो वीडियो को 3-3 बार देखो और समझ लो पूरा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। इसमें कैसा है, ये बहुत बड़ा बड़ा दिखता है क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं, वो सॉल्व नहीं होते तो रिड्यूस नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता तो बड़ा बड़ा होते जाता है। अब एग्जाम्पल से देखो कितना सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। पहले स्टेप्स को ख्याल में रखना है बस, और दिमाग में ये ख्याल में चाहिए कि हमको x का वैल्यू फाइनली निकालना है, दैट्स इट। ओके, चलिए एक फॉर्मूला लेता हूँ, अपना एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं। ले लेते हैं हम लोग, दो लेते हैं, एक में रूट आएगा एक में विदाउट रूट आएगा। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ, चलिए 3x² माइनस 5x प्लस 2, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, a को गायब करो। a में क्या है यहाँ पे 3 को गायब करके क्या लाना है 1, तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 चला गया, बच गया x²। यहाँ पे आएगा माइनस 5/3x, यहाँ पे आएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 0/3 यानी 0। पहला स्टेप हो गया, समझ आया। अब दूसरा, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो दूसरे स्टेप में x² माइनस 5/3x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ठीक है, अब तीसरा इसमें हमको चाहिए थर्ड टर्म, तो यहाँ पे लिखोगे थर्ड टर्म, ये लिखना पड़ता है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है 5/3। बोले सर वो तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर में वैसे भी वो गायब हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कटता कुछ है नहीं, तो ऊपर रहेगा 5, नीचे रहेगा 6, 3 2 होल स्क्वायर। ये ऐड करना है इक्वेशन 1 में, तो आप बोलो ऐड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा यहाँ पे x² माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 2/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर। ये हमने दोनों साइड में इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, सही है। अब मैंने आपको बोला था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट a² माइनस 2ab प्लस b² दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे एक तो प्लस आएगा नहीं तो माइनस आएगा, उस हिसाब से आपको चेंज करना है, तो आएगा ही आएगा। अब वेरीफाई करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसको a और b कंसिडर करके 2ab लिख के देखो, सॉल्व करो तो यही आएगा। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ये आएगा a माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, b होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना है तो आएगा माइनस 2/3 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब x की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उधर शिफ्ट करने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 36 और 3 में एलसीएम कितना रहेगा
36 खुद रहेगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे 12 3 ज़ा 36 आएगा, मैं कॉमन लिख लेता हूँ, प्लस 25। अब ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 24 इज 1/36। देखो छोटा छोटा हो रहा है क्योंकि वो सॉल्व हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स थे तो वो सैचुरेट हो रहे थे वहाँ पे। अब स्क्वायर रूट लेना है, दोनों साइड ले लो, तो देयरफॉर x माइनस 5/6 होल स्क्वायर तो गया इज इक्वल्स 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 36 का 6 आएगा, लेकिन प्लस माइनस देना पड़ेगा, हो गया। अब ये जाएगा उधर, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 5/6 प्लस माइनस 1/6। अभी डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा हर बार, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 कॉमन आ गया, 5 प्लस माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से भी दो ट्रिब्यूटरीज आएगी, एक आएगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 यानी 6/6, और दूसरा आएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 यानी 4/6, तो 6/6 हो जाता है 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे और करके लिखना पड़ेगा, ये एरो नहीं देना, ठीक है, ऐसा, तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2/3। ये हो गए आपके दो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं किया हमने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, राइट। ओके, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे रूट में आंसर आएगा, ओके, फिर एंड करते हैं वीडियो को। चलो एक और प्रॉब्लम, ठीक, 25x² माइनस 30x, 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त सबसे पहले देखो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें कॉमन में 5 निकलता है, तो पहले तो कॉमन निकाल के उसको छोटा कर दो, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट 25 से ही कर दो, ठीक है, चल जाएगा। तो पूरे इक्वेशन को 25 से, वैसे भी यहाँ पे 1 ही लाना है, 5 से डिवाइड किया भी तो यहाँ पे 5 बचेगा ही बचेगा, तो फिर 5 से करना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप डायरेक्ट 25 से उसको डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा x² माइनस 30/25x माइनस 10/25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 25 और 30 रिड्यूसिबल है 5 से, तो कर दो 5 5 जार 5 6 जार 5 5 जार 5 2 जार, तो ये एक स्टेप ज़्यादा हो गई क्योंकि सिंप्लीफिकेशन था, तो माइनस 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसी स्टेप में माइनस 2/5 को इधर ला सकते थे, वो करना है तो वो करो, मैं यहाँ कर लेता हूँ। x² माइनस 6/5x इज इक्वल्स टू 2/5। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ व्हाट इज थर्ड टर्म, तो यहाँ पे बोलो देयरफॉर थर्ड टर्म, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 6/5 होल स्क्वायर, ये रिड्यूस होता है तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कर दो, तो आएगा ये 3/5 होल स्क्वायर। इसको बोलो यहाँ पे ऐड इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज यहाँ पर आएगा x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 3/5 होल स्क्वायर। ओके, समझ रहा है। अब मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि 2 बार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर में हो गया है, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 3 का स्क्वायर 9/25। अब यहाँ पे 25 लाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 9 तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय आएगा 25 इज इक्वल्स टू ये x माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आएगा 19/25 x माइनस 3/5 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19, ये तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 25 का निकलता है तो निकालो, नहीं तो उसको भी रूट में ही रखो, हो गया। अब माइनस 3/5 शिफ्ट करो, तो x इज इक्वल्स टू 3/5
प्लस माइनस √19/5। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आ गया, 3 प्लस माइनस √19, अभी 2 निकलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √19/5 और 3 माइनस √19/5, ये आएगा x का वैल्यू 1 और ये 2। अब ये आगे सॉल्व होता नहीं है तो यही रूट्स रहेंगे इसके। अब आप बोलोगे सर जब हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसी क्लासिकल मेथड थी तो ज़बरदस्ती इतना बड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड का झमेला हमारे पीछे क्यों चिपकाया? बराबर है, तो मैंने तो नहीं चिपकाया, लेकिन उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि चिपकाने वाले ने भी क्यों चिपकाया है। श्रीधराचार्य जी बेवकूफ़ नहीं थे कि बैठे बैठे काम नहीं तो इतना बड़ा मेथड डिस्कवर करके रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रीज़न ये है कि अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे ना तो आपको इसके फैक्टर्स ही नहीं मिलेंगे, बनते ही नहीं, आप करके देखना। क्यों? क्योंकि देखो इसके सॉल्यूशन कितने कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फैक्टर्स प्रॉपरली मिलते नहीं है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए उन्होंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अवॉइड कर दिया, यानी फैक्टराइजेशन वाली मेथड को अवॉइड कर दिया और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आगे फॉर्मूला मेथड को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैथ्स में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ इसलिए निकलती है क्योंकि पुरानी चीज़ एक तो वर्क नहीं कर रही थी या फिर वो कॉम्प्लिकेटेड था। सही है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन सीखा था बचपन में 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में, तो उसमें बैलेंसिंग मेथड थी, फिर उसके बाद ट्रायल एंड एरर मेथड थी। ये जो एंशियंट मेथड जो थी, ठीक है, इनिशियल मेथड्स, ये कॉम्प्लिकेटेड थी या टाइम कंज्यूमिंग थी, तो उसके जगह ट्रांसपोजिशन मेथड ला लिया। ऐसे बहुत सारे जगहों पे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, होते रहे हैं, जिससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं और हमारे काम में आए। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आया होगा। इस मेथड का यूज़ करके आप लोगों को ना 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करो और कुछ डाउट्स है तो मुझे बताओ। इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स और बाकी रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स और 1-2 टाइप में, तो वो मैं अगले वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। तब तक आपको जितना आता है आप उतना सॉल्व करो। वर्ड प्रॉब्लम्स तो आने ही चाहिए, मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा 1 या 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, बाकी के तो आपको ही करने हैं। तो ये मत बोलो कि सर ने अभी तक पढ़ाया नहीं तो हम क्यों करें, आपको करते रहना है। ठीक है, तो ये 4.3 करो, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बचे हुए प्रॉब्लम्स पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एक वीडियो ज़्यादा का बनेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट, दैट इज़ फॉर्मूला मेथड, एंड अगेन द चैप्टर विल बी ओवर। तो मैंने 7 दिन का प्रॉमिस किया था, तो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज पर लेसन हम लोगों को लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप डाउट्स पूछते हो तो फिर बीच बीच में वो वीडियोस बढ़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोशिश करो जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि पेशेंट्स और बढ़ रहे हैं। भले उन्होंने अनलॉक बोल दिया है, लेकिन प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।